बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर अली इसमें आतिफ वक्कास। और आज हम न्यूटन लाज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंतहाई बेसिक चीज़ें डिस्कस करूँगा। एंड ज़ाहिर है अगर आप न्यूटन लाज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक्स चाहिए होंगी। हमने उन बेसिक्स में से बहुत सारी चीज़ें काइनेमेटिक्स में डिस्कस कर ली हैं, मोशन के बेसिक पैरामीटर्स आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं मास को डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि हम मास को अंडरस्टैंड करें और फिर मोमेंटम को डिफ़ाइन करेंगे, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, फिर बाकायदा न्यूटन लाज की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मास और मोमेंटम जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो न्यूटन लाज को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी हैं कि पहले आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करें। सो मास क्या है? मास की जो डिफिनीशन हम स्कूल टाइम से करते चले आ रहे हैं, मैं भी वही डिफिनीशन करूँगा। लाइक मास इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये मैटर की क्वांटिटी है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, तो उसका मास जो है उस मटेरियल के अंदर मौजूद जो मैटर है उसकी क्वांटिटी है। इसको मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं किलोग्राम, मेजर्ड इन किलोग्राम्स। अब एक होता है इनर्शियल मास। अब फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें देखना होता है कि हम इसकी किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे होते हैं। अगर मास की प्रॉपर्टीज़ देखी जाएं तो मास की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, एक है इनर्शिया और एक है ग्रेविटी। तो पहले अगर हम इनर्शियल मास को डिफ़ाइन कर लें, इनर्शियल मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी या the measure of resistance to the acceleration of an object under the influence of force। जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगकर उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना चाहता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जिसकी बेस पे वो एक्सेलरेशन की मुज़ाहिमत करता है, एक्सेलरेट नहीं होना चाहता। तो उस टेंडेंसी के मेजर को हम क्या कहते हैं? इनर्शियल मास कहते हैं, या आमतौर पर इसको इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शियल मास, ये मास की प्रॉपर्टी इनर्शिया की वजह से है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो अगर उसका मास कम है तो एक फोर्स आप उस पर लगाते हैं, उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी उस मास में। लेकिन अगर मास उसका ज़्यादा होगा तो वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर कम एक्सेलरेशन पैदा कर सकेगी। तो मास चेंज करने से सेम फोर्स डिफरेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए उस अपोजिशन टू द एक्सेलरेशन के मेजर को हम इनर्शिया कहते हैं या इनर्शियल मास कहते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास कौन सा होता है कि हर मटेरियल ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हर दूसरे मटेरियल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल मास क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ द फोर्स। एबिलिटी टू अट्रैक्ट अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। किसी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी कि जिसकी बेस पे वो अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, उसके मेजर को हम ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। ये इनहेरेंटली इन दोनों का ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। इन दोनों डिफिनीशन से हम ये नहीं बता सकते कि दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन ये जो है दोनों अपनी अपनी जगह पर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो चुके हैं। ये जो है हम जब न्यूटन फर्स्ट लॉ अंडरस्टैंड करेंगे तो वहाँ पर इसके ऊपर दोबारा आएंगे और इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करेंगे। जिस तरह ये जहाँ तक इस दूसरे का ताल्लुक़ है, तो ये हम जब
फिफ्थ चैप्टर में हम ग्रेविटेशंस वगैरह अंडरस्टैंड करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स, तो वहाँ पर इसके ऊपर दोबारा आएंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें मास के साथ जुड़ी हुई हैं। मास का यूनिट आपको पता होना चाहिए, ये किलोग्राम है, बेस क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो मास इज बेस स्केलर क्वांटिटी। और in non-relativistic domain, mass is constant in non-relativistic domain। एक रिलेटिविस्टिक डोमेन है, एक नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन है। अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट से इंतहाई कम हो तो हम इसको नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन कहते हैं। और यहाँ पर जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी है वो हम 18 चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वहाँ पर फिर मास के अंदर भी चेंजेस आती हैं जब स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब तर होता जाए। लेकिन फ़िलहाल हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी स्पीड्स होती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम होती हैं, तो हम मास को कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे। इसके बाद जो है हम मोमेंटम को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें हमें बार बार इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम जो है दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी is called momentum। इसी बॉडी के अंदर कितनी मोशन है इसको मोमेंटम कहते हैं। एंड इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इसके लिए सिंबल जो है P यूज़ होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर। एंड अगर मैं इसका फार्मूला लिखूँ, चूँकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी, सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, V वेलोसिटी है। सो अगर इसके यूनिट्स देखे जाएं, यूनिट इसका मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का यूनिट है। एक और यूनिट भी है, और वो जब हम न्यूटन लॉस पढ़ लेंगे दोबारा उसमें आएंगे, लेकिन यहाँ पे लिख लेता हूँ, न्यूटन सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर ऑब्वियसली मैं इस वक्त लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम की बात जब हम एंगुलर मोशंस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, तो वहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम को भी डिटेल से देखेंगे, फिर इसके साथ रिलेट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये बेसिक्स हैं लीनियर मोमेंटम की। हर ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन की एक क्वांटिटी होती है, तो उस क्वांटिटी को हम मोमेंटम कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में उसका एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम एक वेक्टर है, जिस तरह अदर वेक्टर्स को हम डील करते हैं, मोमेंटम को सिमिलरली हम उसी तरह से डील करेंगे। और मोमेंटम में एक चीज़ और भी है कि आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं कि जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्सेस ना लगती हो, ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्सेस। इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस से मेरी मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स हैं और एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, अब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो वो अगर किसी ऐसी जगह पे हैं कि इनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और इनका कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है वो सेम रहते हैं। हो सकता है इसमें से एक रेस्ट पे हो, एक मूव कर रहा हो, बाद में एक दूसरा रेस्ट पे आ जाए, पहले को मूव कर दे, लेकिन ओवरऑल उनके मोमेंटा का बिफोर द कोलिजन वेक्टर सम
और आफ्टर द कोलिजन वेक्टर सम बराबर होते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद ये है कि बाहर से कोई फोर्सेस इनके ऊपर एक्ट ना करती हूँ। सिर्फ ये टू बॉडी सिस्टम है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये इनकी आपस की फोर्सेस इन्वॉल्व हों। ये चीज़ें भी हम डिटेल से देखेंगे जब न्यूटन थर्ड लॉ कर लेंगे, और उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुख्तलिफ केसेस देखेंगे, वहाँ पर इसको मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे, इसके उस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन चूंकि मैं मोमेंटम डिफाइन कर रहा हूँ तो उसकी ये इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो कर लें तो मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम कहते भी उसे हैं जिसपे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो हो, तो उसका मोमेंटम कंजर्व होता है। फिर इसके बाद हम न्यूटन फर्स्ट लॉ की तरफ जाएंगे। मोमेंटम की कुछ रिलेशंस, सॉरी मैं यहाँ पर मोमेंटम की एक रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ भी लिख लेता हूँ, क्योंकि अक्सर केसेस में हमसे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान का रिलेशनशिप दिया गया होता है, या काइनेटिक एनर्जी बताई गई होती है और हमसे मोमेंटम मांगा होता है, तो वो रिलेशन में सिर्फ फिलहाल लिख लेता हूँ। आगे जाकर उसको भी हम जब काइनेटिक एनर्जीज पढ़ लेंगे तो दोबारा उस पर आएंगे, ठीक है। सो T इज़ 2m/ke। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम फाइंड करने के लिए कभी कभी हम ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं, और ये सिर्फ फ़िलहाल अपने पास सेव कर लें। जब हम काइनेटिक एनर्जीज वगैरह पढ़ लेंगे तो इसके ऊपर दोबारा आएंगे, लेकिन मोमेंटम के साथ इसको भी एक जगह पे नोट कर लें कि काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम ऐसे फाइंड किया जा सकता है। तो इसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? कहते हैं कि an object at rest remains at rest, and an object in motion continues its motion along straight line with constant velocity unless it is acted upon by some non-zero external force। यानी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक अपनी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रखेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। मैंने यहाँ पे लिखा है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, सॉरी हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइट नहीं है, स्ट्रेट लाइन है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट लाइन में जाएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। बहरहाल कांस्टेंट वेलोसिटी लिखना भी काफ़ी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप लाइन स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा किसी भी डायरेक्शन में मुड़ते हैं तो वेलोसिटी चेंज होगी। बहरहाल ये बात अहम है कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। यानी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है दैट इज़ मोमेंटम। तो यहाँ से बहुत सारी बातें हमें मालूम पड़ती हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ से निकाल के लिख लेते हैं। पहला तो ये पॉइंट है कि जी ये इनर्शिया के मुतालिक है, क्योंकि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे क्यों रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में क्यों रहना चाहेगा। तो ये उसकी वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से ये ऐसा करेगा, और वो टेंडेंसी इसके पास आ जाती है मास की वजह से, वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ से हम जो पिक करते हैं दैट इज़ इनर्शिया। यानी इनर्शिया क्या है?
इनर्शिया को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया कि द टेंडेंसी टू रेजिस्ट या द टेंडेंसी टू रेजिस्ट एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी कि वो जिसकी बेस पे ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहे, मोशन में है तो मोशन पे रहना चाहे, तो उस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। और जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया, सो मास इज़ प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया या इनर्शिया इज़ प्रोपोर्शनल टू मास, ज़्यादा मास ज़्यादा इनर्शिया। दूसरी अहम चीज़ जो यहाँ से हम देख सकते हैं वो ये है कि मोमेंटम के अंदर चेंज, सो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। तो अगर रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो है, और ज़ीरो होने का मतलब है कि वो कांस्टेंट है क्योंकि टाइम गुजर रहा है, उसमें चेंज नहीं आ रही, तो वो कांस्टेंट है। या फिर अगर वो मोशन में है और स्ट्रेट लाइन में मोशन में है तो मोमेंटम एक वेक्टर है, और स्ट्रेट मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तब तक कांस्टेंट है जब तक कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो मोमेंटम में मास है और वेलोसिटी है, तो अगर तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आती, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, जैसा कि हमने कहा कि हम नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन में हैं, तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम भी कांस्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट भी है इन अदर वर्ड्स। सो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा। तो ये सेकेंड लॉ में ये अहम चीज़ फर्स्ट लॉ में हमारे हाथ लगी। अब तीसरी जो अहम चीज़ यहाँ से हम देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम की आपने कंडीशंस पढ़ी थी, आपने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ये पढ़ा था कि अगर फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, ऑब्जेक्ट सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो इट इज़ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ रिलेटेड है। और फिर इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि जी न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है इसको सेकेंड लॉ से डिराइव किया जा सकता है, और जब हमें सेकेंड लॉ मालूम है दैट इज़ एफ इज इक्वल टू एम ए, तो फिर हम क्यों फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं? देखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ से पहले इनर्शिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उससे पहले ये इज्यूम किया जाता था कि उससे पहले ये इज्यूम किया जाता था कि रेस्ट इज़ नेचुरल स्टेट। ये कब की बात है? बिफोर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो अगर रेस्ट नेचुरल स्टेट है तो कोई ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट जो है वो नेचुरली रेस्ट पे होना चाहता है, लेकिन अगर ये चीज़ें मूव कर रही हैं तो कोई अनसीन एजेंट ऑल द टाइम उनको मूव कर रहा होता है, और जब वो एजेंट रिमूव हो जाता है तो ऑब्जेक्ट्स रुक जाती हैं। लेकिन मसला ये पैदा हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जो मोशन में होता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल उस ऑब्जेक्ट, ये एक ट्राली मैंने बनाई है और इसके ऊपर मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, ऐसे कोई चीज़ पड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है फ्रिक्शन बहुत कम है, ठीक है, और अचानक से सामने रोड पे कोई ऐसे ब्लॉक पड़ा हुआ आ जाता है, तो जब ये ट्राली इस ब्लॉक के साथ टकरा जाती है तो ये तो रुक जाती है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करने लगता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर तो इस ऑब्जेक्ट को इस ब्लॉक ने रोक लिया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्यों आगे मूव कर रहा है? इसको किसने फोर्स लगाई है? तो अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एजेंट नहीं है जो कि इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे आगे चला जाता है? ये एक अहम सवाल था, और इस बात का सिर्फ एक ही जवाब आप दे सकते हैं कि ये इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन कंटिन्यू रखना चाहता है, इसलिए ये आगे की तरफ जाता है, जबकि इस ऑब्जेक्ट की मोशन को इस ब्लॉक ने स्टॉप कर लिया है, ये रुक गया। तो अगर ये फ्रिक्शन इतनी ना हो कि उसको अपने साथ रिटेन रख सके तो ये आगे की तरफ चला जाता है। अब न्यूटन लॉ अगर हम दरमियान से निकाल दें, इनर्शिया की बात यहाँ से रिमूव कर दें, तो हम कैसे कहेंगे कि जी इस ऑब्जेक्ट को कौन मूव कर रहा है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए तो चलो हम कह देते हैं कि यहाँ पर कोई है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है,
ठीक है ये, लेकिन उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रही, वो तो जब आगे की तरफ निकलता है इस वक्त यहाँ पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो फिर आप इस बात पे, इस नतीजे पे पहुँच जाते हैं कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी बहरहाल मौजूद है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को मोशन में कंटिन्यू रखना चाहती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को स्टेशनरी स्टेट में मेंटेन रखना चाहती है, दैट इज़ इनर्शिया। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ इंतहाई फंडामेंटल है। हाँ, न्यूटन लॉज जो हैं इसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि अभी जो न्यूटन ने लॉज पेश की थी मोशन के मुतालिक, उसने बेशक हमें फाउंडेशंस दी, वो बुनियाद फराहम की कि हम इस यूनिवर्स की जो शेप है इसको अंडरस्टैंड कर सकें, किस तरह प्लैनेट्स आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे ये फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में न्यूटन लॉज का इंतहाई वाइटल रोल है, और मोशंस को पर्टिकुलरली समझने में न्यूटन ने अहम रोल प्ले किया है। लेकिन अभी जो है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी जो है वो चीज़ों को एक और एस्पेक्ट से देखती है। अकॉर्डिंग टू जनरल रिलेटिविटी, ये एक पॉइंट के तौर पे आप फिलहाल याद रखें, जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल masses are equivalent। इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मासेस एक ही चीज़ है, एक ही तरह के हैं, और ये कहता है कि जनरल थ्योरी ग्रेविटी के मुताबिक ये कहती है कि जी स्पेस टाइम कर्वेचर है। यानी ये एक फैब्रिक सा है, स्पेस टाइम फैब्रिक एक बहुत बड़ी शीट है, और जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका मास ज़्यादा होता है वो क्या करते हैं, इस शीट को बेंड कर देते हैं नीचे की तरफ, ज़्यादा बेंड करते हैं। अगर मास ज़्यादा है तो उस स्पेस टाइम वो फैब्रिक को ज़्यादा कर्व करते हैं, और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो है वो कम कर्व कर पाते हैं। सो आइंस्टाइन ने जो है ग्रेविटी को एक और तरह से देखा है। बहरहाल ये चीज़ें आप आगे जाकर अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे हम न्यूटन लॉज की बात कर रहे हैं, और हम फर्स्ट लॉ के मुताबिक बात कर चुके। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि जी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है मोशन में रहेगी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना हो। मैंने कहा कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से भी रिलेटेड है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट भी है। और सेकेंड लॉ जो है सेकेंड लॉ से डिराइव की जा सकती है, लेकिन इनर्शिया की डिफिनीशन सेकेंड लॉ नहीं करता, इनर्शिया को फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है। हाँ, सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ क्वांटिटेटिवली इसको डील करता है। सेकेंड और थर्ड लॉ फोर्स के इफेक्ट्स को डिस्कस करती है, जबकि फर्स्ट लॉ जो है इनर्शिया को डिफाइन करती है। सो सेकेंड लॉ F इक्वल्स एम ए, यानी फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यहाँ से एक चीज़ आपको पता हो, फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है। पूरा लिखेंगे, स्मॉल एन से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल एन इसके लिए सिंबल यूज़ होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकेंड, ये आता है। और फिर हम अगर इसको वेक्टोरियली लिखें तो चूँकि मास स्केलर है और एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेट कर दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है, सो F इज इक्वल टू m डेल्टा v बाई डेल्टा t। वेलोसिटी के अंदर चेंज है, और मास तो चूँकि कांस्टेंट है, तो इसको हम चेंज के साइन के अंदर लिखें या बाहर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ास तौर पे नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन में इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F इक्वल्स, ये mv मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। और जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो हों तो डेल्टा p बाई डेल्टा t जो है वो ज़ीरो होगा, यानी मोमेंटम के अंदर टाइम गुजरने के साथ साथ जो चेंज आती है वो ज़ीरो होगा।
तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि अगर मोमेंटम में चेंज ज़ीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट है। इसका मतलब है P फाइनल माइनस P इनिशियल दैट इज़ ज़ीरो, P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल इज सम P एंड दैट इज़ कांस्टेंट। सो सेकेंड लॉ जो है इस तरह से मोमेंटम के साथ रिलेटेड है। फिर यहाँ से फिर हम इम्पल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप देखें इम्पल्स जो है, अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ को दोनों तरफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं सो एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, इसको हम कहते हैं इम्पल्स, और इस थ्योरम को हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये जो है ये क्या कहलाता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल दो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं, ठीक है, इस तरफ आ रहा है इस तरफ आ रहा है, तो ये जब कोलाइड करते हैं तो इस वक्त इन्हें कुछ टाइम लगता है डेल्टा टी, ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं एफ। तो ये एफ चेंज होता है अगर दो चीज़ें आपस में टकराती हैं। इस डेल्टा टी के दौरान इस फोर्स में कुछ चेंजेस आती हैं। तो अगर मैं फोर्स इधर लिखूँ और डेल्टा टी इधर लिखूँ, और जब ये दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ टच हुई तो फोर्स की वैल्यू थी और फोर्स बढ़ती गई और फिर उस फोर्स में कमी आने लगी। तो इस तरह की एक फोर्स लग जाती है इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। अब फोर्स की वैल्यू चेंज होती रही, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचकर जो है मज़ीद उसमें फिर कमी आना शुरू हो गई, और ये टाइम उसे लगा T1 से लेकर T2 तक। और इस स्लोप या इस ग्राफ का जो एरिया है, ये एरिया आपको क्या देता है, मोमेंटम के अंदर चेंज देता है या आपको एफ डेल्टा टी देता है। इसी को हम इम्पल्स कहते हैं। लेकिन मैंने सिंपली एफ डेल्टा टी लिखा है, एफ चूँकि कांस्टेंट नहीं है इसलिए मैं एवरेज फोर्स लिखूंगा। तो ये जो फोर्स है ये एवरेज फोर्स होता है, क्योंकि इस दौरान फोर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, इसलिए एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड विद टाइम दैट इज़ इम्पल्स। तो यहाँ से इंतहाई इंटरेस्टिंग एक चीज़ आपको नज़र आ सकती है कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए तो चूँकि मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, तो जब सिस्टम आइसोलेटेड हो तो फिर हम ये दावा कर सकते हैं कि एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी ये एक कांस्टेंट होगा। और अगर इस किसी भी पर्टिकुलर कोलिजन के लिए आप ये एज्यूम कर सकते हैं, तो फिर अगर इसमें एफ डेल्टा टी को देखा जाए तो डेल्टा टी ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, लेकिन अगर डेल्टा टी कम होता है तो फोर्स बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी ऊंची जगह से नीचे छलांग लगाते हैं तो अपने लिए कोई नरम जगह रखते हैं। वजह ये होती है कि किसी नरम ज़मीन पे आप गिरते हैं तो उसमें टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा, फोर्स कम महसूस होती है। ग्लव्स हम पहनते हैं या फिर बॉक्सिंग के लिए हम हेलमेट वगैरह पहनते हैं या फोम रखते हैं नीचे जब रेसलिंग कर रहे होते हैं। इस तरह बहुत सारी जिम्नास्टिक में हम फोम रखते हैं, गाड़ियों में एयर बैग्स होते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब डेल्टा टी यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट, दो चीज़ों का टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो वो फोर्स कम होगी। क्यों? क्योंकि ये एरिया अगर मैं कांस्टेंट रखूँ तो एरिया कांस्टेंट रखूँगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज फोर्स ले लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल एवरेज फोर्स आ जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर आप देख सकते हैं ये फोर्स कम है उस फोर्स से। तो इस वक्त क्या किया है, अगर मैं टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा कर दूँ तो इसकी हाइट और भी नीचे हो जाएगी, क्योंकि अगर मुझे वो एरिया सेम रखना है तो इस केस में और इस दूसरे केस में एरिया सेम है लेकिन फोर्स नीचे कम हो गई है। तो अगर हम टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा करते हैं फोर्स कम हो जाता है, एरिया सेम रहता है, इम्पल्स सेम रहता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, और जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ जगहों पर हेलमेट वगैरह या इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये चीज़ें आपस में रिलेटेड है, ये बात आपके जहन में हो। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ पे मैंने एक दो प्रॉब्लम्स ज़रा मैं डिस्कस कर लूँ। इनर्शिया की
यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इसका मास है 2 kg, और इसके ऊपर एक फोर्स मैं इधर इस डायरेक्शन में लगाता हूँ, एंड दैट फोर्स इज 100 न्यूटन। और फिर मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहता हूँ। तो आपने अभी कुछ देर पहले न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा, A=F/m। इसमें दो बातें हैं। एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के साथ भी रिलेटेड है, मास के साथ इन्वर्सली भी रिलेटेड है। इस इक्वेशन से हमें ये नज़र आ रहा है। अगर मैं फोर्स ज़्यादा कर दूँ, पहले केस में तो एक्सेलरेशन क्या होगी आप चेक कर सकते हैं। 100 फोर्स है और मास 2 है, तो इससे आ जाएगी कोई 50 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। लेकिन अगर मैं सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दूँ, फोर्स को मैं 200 कर दूँ, तो फोर्स को आप 200 करेंगे तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन डबल हो गई। तो फोर्स डबल किया, एक्सेलरेशन डबल की। ये कब? जब आपने मास को कांस्टेंट रखा। अब आप क्या करते हैं, अब आप इस दफ़ा थोड़ी सी सिचुएशन और भी चेंज कर लेते हैं। फोर्स भी डबल किया, साथ में मास भी डबल किया, 4 किलोग्राम का कर लिया। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा और वंस अगेन आपके पास वही 50 आएगा। और फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स को कांस्टेंट रखें, फोर्स को कांस्टेंट रखें, लेकिन मास को हम मज़ीद चेंज कर देते हैं और इसको 1 किलोग्राम कर लेते हैं। इसको कम कर दिया इस दफ़ा, तो मास को 1 कर लिया तो एक्सेलरेशन 200 हो जाएगी। तो देखिए हमने फोर्स चेंज नहीं किया, सिर्फ मास चेंज की है। 4 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कर लिया और एक्सेलरेशन 50 से 400 हो गई, 200 हो गई, यानी 4 गुना एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गई। अब ये वो पॉइंट था जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से पहले समझ नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि मास चेंज करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की जा सकती है। जब रॉकेट्स जो हैं ऊपर जाते हैं, हम उसको मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉमिकल मिशंस पे जब रॉकेट्स भेजे जाते हैं, तो उनको एक तो एक्सेलरेट करने का ये तरीका है कि ज़्यादा फोर्स लगाएं। इंजन जो है वो फ्यूल कंज्यूम करेगा, पीछे की तरफ प्रोपेल करेगा और उसे आगे एक पुश मिलेगी। वो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक वो डिस्कस करते हैं। लेकिन फोर्स तो उस वक्त तक काम करेगी जब तक वो एटमॉस्फेयर में है, गैसेस मौजूद हैं जो उसको आगे धक्का दे सके। जब वो एटमॉस्फेयर से भी निकल जाती हैं, गैसेस नहीं होती, तो वहाँ पर उसको एक्सेलरेट करने का एक ही ऑप्शन होता है हमारे पास कि उसका मास किसी तरह से कम किया जाए। तो कुछ तो मास वैसे भी फ्यूल के कंज्यूम होने से कम हो रहा होता है और वो एक्सेलरेट होता जाता है। लेकिन फ्यूल टैंक्स जो होते हैं वो जब खाली हो जाते हैं तो वो डीटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका मास और भी कम हो जाता है और वो तेज़ हो जाता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं कि मास कम करके भी चीज़ों को एक्सेलरेट किया जा सकता है। दैट इज़ दैन इनर्शियल फोर्स के वो एक्सेलरेशन जो फोर्स भी ना लग रही हो और बड़ी एक्सेलरेट हो, तो इस यहाँ पर कोई सूडो फोर्स उसको हम कहते हैं, इनर्शियल फोर्स फिर हम उसे कहते हैं, फोर्स बहरहाल मौजूद होती है। सो लास्ट में न्यूटन थर्ड लॉ, और न्यूटन थर्ड लॉ जो है दैट इज़ सिंपल, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड लॉ क्या कहती है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन से मुराद फोर्स है। सो अगर दो ऑब्जेक्ट्स, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, वंस अगेन आइसोलेटेड सिस्टम है, और ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, इधर आ रहा है इधर जा रहा है। कोलाइड करने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। वो फोर्स इस तरह है कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स फॉर एग्जांपल लगाता है, ये ऑब्जेक्ट ये वाला इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में। कोलिजन के बाद ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो फिर एक की फोर्स को मैं कहूँगा FAB, द फोर्स exerted by A on B, या on A due to B, ये भी कह सकते हैं। एंड एक फोर्स है FBA। A B के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो एग्जैक्टली इक्वल है B के A के ऊपर लगाए गए फोर्स के, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। नेगेटिव साइन ये शो करता है। तो इसके ऊपर एग्जांपल आप सॉल्व करें तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज दो दोस्त हैं और
वो ऐसे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक। और दोनों ने जो है स्केटिंग के लिए बूट पहन लिए हैं और फ्रिक्शन तकरीबन इस सरफेस में, जिस सरफेस पे वो खड़े हैं, फ्रिक्शन ना होने के करीब है और ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब इसमें ये फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है 100 न्यूटन और ये वाला कोई फोर्स फिलहाल नहीं लगा रहा। ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई 100 न्यूटन। बी का जो वेट है दैट इज 50 न्यूटन, जबकि ए का जो वेट है दैट इज 60 न्यूटन। और अब मैं ये देखना चाहूँगा कि एक्सेलरेशन इन ए क्या है, ए के अंदर एक्सेलरेशन कितनी पैदा होगी। तो चूंकि एफ ए बी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है एफ बी ए के, ए बी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है बी ए के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और ये जो है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो अब चूंकि मुझे ए की एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे ये फोर्स देखना है और ये फोर्स किस चीज़ की इक्वल है, एफ ए बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए कैपिटल ए टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू एफ ए बी डिवाइडेड बाई एम ए। तो ये जो फोर्स है ये बी के ऊपर ए की वजह से लगने वाली फोर्स है, तो एफ बी ए है, एफ बी ए 100 न्यूटन है तो एफ ए बी वो भी 100 न्यूटन होगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि मुझे इसके अंदर इसकी एक्सेलरेशन चाहिए थी। अगर ये पूछा होता कि बी के अंदर एक्सेलरेशन फाइंड करें तो मैं क्या करता, वंस अगेन एफ बी ए यानी बी के ऊपर लगने वाली फोर्स जो ए लगा रहा है वो यूज़ करता और नीचे बी का मास लिखता, तो वो इस पर्टिकुलर केस में आ जाता 100/50। इससे जो भी आता है, इससे 2 आता है, वो थोड़ा सा 2 से कम है, 1.6 समथिंग। इस तरीके से आप इसमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। काफ़ी लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में कहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दा अल्लाह पामान।